आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार आप सबों का लाइव न्यूज इंडिया में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस कोरोना काल में आम जनजीवन कितना प्रभावित होता है और किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं शिवानंद गिरी जी, अधिवक्ता हैं। तो शिवानंद जी, आप ये बताना चाहेंगे कि जब जब कोरोना आता है तब तब आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित होने लगता है, और इस बार जो तीसरी लहर शुरू हुई है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आम जनजीवन के किन क्षेत्रों पर पड़ रहा है? नमस्कार आपके व्यूवर्स को और आपको भी। देखिए पुरुषोत्तम जी, जब पहला कोरोना का लहर आया तो उसको लोग बहुत गंभीरता से नहीं लिए, लापरवाही किए और उस तरीके से उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही जब टीका लिया लोग तो उसके बाद बहुत तेज़ी से स्प्रेड किया और हर लोगों को करीब सभी लोगों को कोरोना हुआ और इम्यूनिटी बूस्टअप हुआ और ठीक हुआ। बाद में दूसरा लहर भी आया, पिछले साल अब तीसरा लहर की बात की जाए तो सरकार के जैसे कहना है कि लगभग 95% लोगों को टीका पड़ चुका है और बाकी लोगों को जो नहीं पड़ा है वो भी लेंगे ही। और कोरोना का प्रभाव झेल चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं। इसका मतलब डॉक्टर का भी कहना है कि उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर। लेकिन इस अब तीसरे लहर में कोरोना के या ओमिक्रॉन के आड़ में जो सरकार पक्ष विपक्ष और सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो खेल खेल रही है, जो कुछ खास वर्ग जो लोग हैं जो बहुत बड़े ब्रेन वाले हैं, वो पूरे मार्केट को, पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। हर मामले में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, न्याय हो, हर क्षेत्र में इन लोगों ने अपना वर्चस्व बना लिया है कोरोना के नाम पर। आप देखिए, स्कूल कॉलेज भी खुल गए। अभी आपका आदेश हो गया महाराष्ट्र में खुल जाने का। जनरल पब्लिक प्लेस में देखिए कितना गैदरिंग है, होता है, कितना भीड़ होती है। कुछ लोग मास्क लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बगल में आप गंगा पार चले जाइए सोनपुर वैशाली में, वहाँ पे लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कभी कोरोना को देखा नहीं, हमारे गाँव में कोई कोरोना से नहीं मरा। हालांकि उनका कहना है कि टीका ले लिए हैं लेकिन हम लोग डरते नहीं कोरोना से। एक वायरल वो फ्लू है, कहीं कहीं आया है कि डॉक्टर का भी कहना है कि इस बार का जो है बहुत हल्का माइल्ड है ये, इसका प्रभाव, और एक फ्लू की तरह है। ये एक्चुअली कोरोना या ओमिक्रॉन है। मरने वाले की जो संख्या भी देख रहे हैं तो कम है, और जो मर रहे हैं, जो आंतरिक बातें आती हैं, वो किसी दूसरे बीमारी से जो प्रभावित रहते हैं, सीरियस जो बीमारी इनकी रहती है या शारीरिक रूप से जो कमजोर रहते हैं, वो मर रहे हैं। ताज्जुब होता है कि कोरोना से रिपोर्ट बच्चों की मरने की बहुत संख्या नगण्य आई है, लेकिन क्या उनको कोरोना बच्चों को नहीं पकड़ा है? नहीं, सबसे एक इंटरेस्टिंग बात ये आई है, क्योंकि ये कहीं बताया गया है सरकार की ओर से कि 5 वर्ष से नीचे के बच्चों को मास्क पहनाना जरूरी नहीं है। जबकि मैं कुछ दिन पहले पीएमसीएच भी गया था या कुछ और हॉस्पिटल्स गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो 2-4 महीने के बच्चों को लेकर भी दिखाने के लिए आए हैं, तो वहाँ जो अटेंडेंट रहता था या कंपाउंडर रहता था, वो कहता था जब तक मास्क नहीं लगाओगे बच्चे को तब तक नहीं डॉक्टर साहब के पास जाने देंगे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो या तो मेडिकल अफसर्स के बीच में या साइंटिस्ट जो भी हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज के हिंदुस्तान अखबार उठाकर देख लीजिए, रिपोर्ट छपी है कि वैसी माताएं जो कोरोना ग्रसित हैं, वो बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दी हैं, उनको बच्चों को कोरोना नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कोरोना उतना प्रभावशाली नहीं है जितना लोगों को बताया जा रहा है। और आप उठाकर देख लीजिए, इलेक्शन के समय आपको कोरोना नजर आता है क्या? नहीं, वो अभी जो भी बता रहे हैं केसेस की जो संक्रमित माताएं थी, लेकिन उनके बच्चे जब हुए तो स्वस्थ हुए, और वो भी 1-2 की संख्या में नहीं है।
लगभग 75 लोगों का रिपोर्ट आ आई थिंक 79 हाँ 79 79 माताओं ने जो संक्रमित थे, हाँ कोरोना संक्रमित मतलब माताएं 100 बच्चे पैदा किए। बिल्कुल। तो ये बात सही है कि प्रथम चरण में या फिर कहें सेकंड दूसरी लहर में कोरोना से बहुत लोगों की मौत हुई और काफ़ी कहर बरपा हम लोग के ऊपर। लेकिन ये तीसरी लहर के लेकर जितनी सारी जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ और वो निर्मूल साबित हो रही है। बिल्कुल। बावजूद उसके बिहार में अभी ना तो यहाँ संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है और न संक्रमण की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। बावजूद उसके सरकार ने पुनः 15 दिनों के लिए जो प्रतिबंध लगा रखे थे उसको बढ़ा दिया। सरकार कैसे पॉलिसी बनाती है, कौन उनके एडवाइजर है वो जाने। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ऑर्डर आया है कि चूंकि कोरोना कल 2 लहर लोग झेल चुके, लोगों में अब ये इम्यूनिटी बूस्टअप हो चुका है कोरोना नामक बीमारी से लड़ने के लिए, इसलिए अब वैक्सीनेशन ऐच्छिक होना चाहिए। कोई सरकार किसी व्यक्ति को टीका लेने के लिए दबाव नहीं दे सकती है। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, साथ में अभी ब्रिटेन से खबर आ रही है कि वहां पर अब जो अब तक वर्क फ्रॉम होम हो रहा था या इवन कि मास्क लगाने तक का प्रतिबंध हटा दिया गया है। जी हाँ। ब्रिटेन में कोई आवश्यकता नहीं है और किसी पर कोई प्रेशर नहीं कि मास्क लगा के आपको रखना ही है। लेकिन अभी भारत में ऐसा प्रभाव चल रहा है, प्रतिबंध चल रहा है। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि अभी इस तीसरी लहर में बिहार में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, लेकिन प्रतिबंध जरूरत से ज़्यादा। और एक बात और समझ में नहीं आती है कि दिन में चारों तरफ जनजीवन सामान्य है, सरकार की ओर से ही ऑर्डर है कि 100% कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर आप कर सकते हैं, लेकिन कार्यालय और चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो उसमें 50% स्टाफ के साथ ही आपको कार्य करना है। अब एक बात ही समझ में नहीं है, सपोज कीजिए कि अगर कोई बैंक है, बैंक में जहाँ पर 200 उनके कस्टमर प्रतिदिन आते हैं और 20 स्टाफ रहते थे, तो 20 स्टाफ मिलकर इसका मतलब प्रति स्टाफ के ऊपर 10 कस्टमर का लोड रहा है, ये योगदान रहा। अब अगर वो कैपेसिटी घटा के 10 कर दी जाती है तो इसका मतलब 10 लोगों को, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं अपने आवश्यक कार्यों को कराने के लिए तो आएगी, तो और सपोज कीजिए कि 200 कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या तो घट गई, तो लोड तो बढ़ जाएगा। तो उस हालत में वो कोरोना फैलेगा या कोरोना घटेगा? बिल्कुल फैलेगा। दूसरी चीज, ये नाइट कर्फ्यू जो लगाया जाता है, क्या कोरोना रात में उल्लू की तरह ज्यादा विचरण करता है? ये हास्यास्पद, बहुत ही हास्यास्पद बात है। आप बहुत बाजी प्रश्न आप उठाए हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब लॉकडाउन ही लगाना है तो पूरी तरह से आप दिन में लगाएं, रात में नहीं। रात में लॉकडाउन लगाने का क्या मतलब है? रात में कितने लोग विचरण करते हैं? क्या ये हो सकता है कि शराबबंदी को ध्यान में रखते हुए रात में लॉकडाउन लगाए होंगे कि दिन में तो शराब का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, रात में चोरी छिपे लोग करेंगे? ये एक वजह हो सकता है। नाइट कर्फ्यू लगाने के पीछे सरकार का क्या मकसद है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन अभी तो शीतलहरी चल रही है। इस ठंड में से लोग खुद परेशान है, खुद लोग ठंड के कारण अपने घरों में डूब जाते हैं। जनता को परेशान करने का तरह तरह का हथकंडा सभी राज्यों की सरकारें उठा रही हैं। अभी मैं आपको बता दूं अपने न्यायालय की बात। न्यायालय में कोर्ट जिला जज साहब, पटना जिला जज साहब खुद अपने मन से हाइब्रिड तरीके से न्यायालय का कार्य संपादित करवा रहे थे। एक दिन फिजिकल काम होता था, एक दिन वर्चुअल मोड में काम होता था। अब हमारे जिला अधिवक्ता संघ पटना के एडहॉक कमेटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने क्या उनको समझ में आया, बिना हाउस की मीटिंग बुलाए, बिना अधिवक्ताओं का राय लिए एक चिट्ठी लिख के जिला जज को ये सलाह दे दिए कि कोर्ट को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाए, केवल बेल का काम होगा, ट्रायल का काम सारा बंद रहेगा, सिविल काम बंद रहेगा। अब इसका यह दुष्परिणाम हुआ कि सारे वकील हैंड टू माउथ आ गए हैं। सभी के पास केवल बेल का ही काम नहीं है, बहुत सारे के पास केवल ट्रायल है, तो सारे काम ठप हो गए हैं। जो क्लाइंट हैं, जिनको न्याय मिलना है, जो केस किए हुए हैं या जो केस फेस कर रहे हैं, उन दोनों परेशान है। गेट के बाहर भी पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है, जब क्लाइंट अंदर आएगा नहीं
तो वकील को फीस कहाँ से देगा, और जो उस न्यायालय पर जो निर्भर है बहुत सारे दुकानदार हैं, उन लोग भी बेकार बेरोजगार बैठ गए हैं। तो सरकार जो है अपने गलत डिसीजन के वजह से बेकारी बेरोजगारी भी पैदा कर रही है, जिसके वजह से क्राइम का बढ़ावा हो रहा है। आप देख लीजिए, अभी कल ही बाकरगंज में दोपहर 2 बजे बहुत बड़ा आभूषण ज्वेलरी के यहाँ आभूषण ज्वेलरी के यहाँ रॉबरी हुआ। तो क्या दिखा था, बेरोजगारी का परिणाम। सरकार जो है पुलिस को केवल दे दी है फ्री हैंड कि तुम शराबबंदी पर ध्यान दो, शराब कहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बिक रहा है, वहां पी रहा है, उसको उस पर ध्यान दो। जनरल जो और भी क्राइम्स है उस पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। 15 मिनट में 15 करोड़ रुपए की डकैती, अभी तक बिहार में चौंकाने वाली बात है। सबसे बड़ा पेपर में आया है। और सबसे बड़ी बात और जो अजीबोगरीब है कि जहां पर ये घटनास्थल है वहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है, एसपी ऑफिस है। और जिस थाने के अंतर्गत यानी कदमकुआं थाने के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, और उसकी दूरी मुश्किल से मैं समझता हूँ 1.5-2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन पुलिस को खबर देने के बावजूद पुलिस 40 मिनट बाद पहुंचती है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, और हमारा मकसद किसी का विरोध करना या किसी का समर्थन करना नहीं है, बल्कि हम जनहित की समस्याओं को लेकर या जनहित के लिए हम हमेशा प्रश्न उठाते रहेंगे। और आप दर्शकों से भी हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को हम तक पहुंचाएं, और उस पर आप चाहें तो अपना भी मंतव्य दे सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। हम प्रतिबद्ध हैं जनहित की समस्याओं का समाधान करने के लिए, और सरकार को हमेशा ये निवेदन करेंगे कि वो जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने जो भी उनके लोक सेवक हैं उनका ढंग से निर्देश करें। जय हिंद, नमस्कार।